बाउंड्री क्या होता है? जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। बाउंड्री क्या होता है? दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है रियल बाउंड्री और एक हो सकता है इमेजिनरी बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री का मतलब ये है कि जैसे आपके पास एक ग्लास है और ग्लास ऊपर से तो ओपन होता है, तो पर फिर भी आप उसका बाउंड्री इमेजिन करते हो। जैसे ग्लास है, इसका ऊपर से ओपन पर आप फिर भी बाउंड्री इमेजिन करते हो कि ग्लास के एरिया यहीं तक है, तो ये जो बाउंड्री हमने इमेजिन किया ये कहलाता है इमेजिनरी बाउंड्री। अब इस बाउंड्री के बेसिस पे हम लोग सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? पहला आपके पास होता है ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होता है? अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा तो वो कहलाएगा ओपन सिस्टम। एक्सचेंज का मतलब कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर दोनों आ सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलीज होगा, एब्जॉर्ब भी कर सकता है, दोनों हो सकता है। एब्जॉर्ब करने का मतलब अगर आप मान लो कोल्ड वाटर रखते हो तो कोल्ड वाटर क्या होता है? आसपास के सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, तो उसने हीट को गेन किया, तो हीट रिलीज भी हो सकता है, हीट गेन भी हो सकता है। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है? मास और एनर्जी, तो दोनों का क्या होगा? एक्सचेंज। अगर दोनों का एक्सचेंज होगा तो ये कहलाएगा ओपन सिस्टम। यहाँ ओपन सिस्टम में जो बाउंड्री होता है वो इमेजिनरी बाउंड्री होता है, इसकी वजह से मास का भी एक्सचेंज हो सकता है। पर अगर आपने बाउंड्री को क्लोज कर दिया तो मास का एक्सचेंज बंद हो जाएगा, पर वहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज फिर भी पॉसिबल है। तो सेकेंड सिस्टम आपके पास आएगा क्लोज्ड सिस्टम। यहाँ पे क्या होगा? मास का जो एक्सचेंज है वो तो नहीं होगा, मास का एक्सचेंज आपके पास बंद हो जाएगा, पर यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज अभी भी हो सकता है। तो एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। और एक लास्ट सिस्टम जो हो सकता है वो आपके पास है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है। प्रैक्टिकली एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एनर्जी का एक्सचेंज रोक सको ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। अब इसका देखो एग्जांपल तो दिया जाता है थर्मस या थर्मोफ्लास्क, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? हॉट वाटर को भरते काफ़ी देर तक हॉट रहता है, या फिर कोल्ड वाटर काफ़ी देर तक कोल्ड रहता है। पर ऐसा तो होता नहीं कि अगर आपने एक थर्मस फ्लास्क में अगर आपने चाय भरा तो वो 1 महीने 2 महीने 1 साल गर्म रहे। अरे वो गर्म रहेगा, 1 दिन गर्म रहेगा, 2 दिन गर्म रहेगा, फिर तो ठंडा हो ही जाता है वो। तो वहां पे देखो होता क्या है, अगर आपने एक गिलास में मान लेते टी लिया, चाय लिया, आपने ढक दिया, क्लोज सिस्टम में ढक दिया, पर वो चाय क्या होगा? 10 मिनट बाद ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हीट का एक्सचेंज फास्ट हो रहा था। अभी आपने इस चाय को एक थर्मस फ्लास्क में डाल दिया और बंद कर दिया, तो थर्मस फ्लास्क में क्या होगा? हीट का एक्सचेंज स्लो हो जाएगा। तो जो चाय 10 मिनट में ठंडी हो रही थी अब 10 घंटे में ठंडी होगी। पर ऐसा तो है नहीं कि कभी ठंडी ना हो। तो एक मतलब रियल लाइफ में क्या होता है कि जो थर्मस फ्लास्क या फिर जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है वहाँ पे हीट एक्सचेंज क्या होता है? उसका रेट स्लो हो जाता है। फिर आगे क्वेश्चन आता है, क्या हम लोग कोई आइसोलेटेड सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं? तो उसका आंसर है नो। रियल लाइफ में एक आइसोलेटेड सिस्टम को क्रिएट कर पाना इम्पॉसिबल है। मीन्स आप एनर्जी को एक्सचेंज को रोक दो, ऐसा इम्पॉसिबल है। हाँ, एनर्जी का रेट ऑफ एक्सचेंज स्लो हो सकता है पर जीरो नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल क्या होगा, तो आप बोलोगे यूनिवर्स। यूनिवर्स एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। देखो आपको पढ़ाया जाता है मास इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व। अगर आप पूरे यूनिवर्स को एक सिस्टम एज्यूम करोगे तो पूरे यूनिवर्स का एनर्जी और मास कंजर्व होगा, तो पूरा यूनिवर्स कैसा काम करेगा? एक आइसोलेटेड सिस्टम के जैसे। तो हम लोगों ने 3 टाइप के सिस्टम पढ़ लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमें इस चैप्टर में क्या है कि फर्स्ट लॉ को करने के पहले काफी ढेर सारे बेसिक लॉ को पढ़ने होते हैं, तो हम लोग अब सेकंड लॉ पे या फिर सेकंड बेसिक टर्म को समझते हैं। तो देखो इसमें आपके पास एक टर्म होता है, वो होता है पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन के एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये एक पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी, तो ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट देखो फिक्स है। डिस्प्लेसमेंट सबको पता होगा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट फिक्स है।
पर ए और बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं है, डिस्टेंस डिपेंड करेगा कैसे बी पे गए। तो अगर आप ऐसे बी पे गए तो डिस्टेंस अलग होगा, अगर आप ऐसे बी पे गए डिस्टेंस अलग होगा, अगर आप ऐसे बी पे गए तो डिस्टेंस अलग होगा। तो देखो ए से बी जाना था, डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, पर जो डिस्टेंस है वो ये अलग होगा, ये अलग होगा और ये अलग है। तो डिस्टेंस क्या होगा, पाथ पे डिपेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है सिर्फ ए और बी की पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो वही लॉजिक हमें लगाना है यहाँ पे। तो जो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा वो कहलाएगा स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो होता है प्रॉपर्टीज which depends only on initial and final state of function। प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे which depends on initial and final state of function, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा वो कहलाएगा आपके पास स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन के लिए स्पेशली यूज करते हैं सिंबल डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर कोई प्रॉपर्टी एक स्टेट फंक्शन होगा तो आप वहां पे डेल्टा का सिंबल यूज करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। स्टेट फंक्शन के जो एग्जांपल होते हैं, तो एग्जाम्पल एक्चुअल में क्या है कि जितने भी प्रॉपर्टीज आपको पता है या जितने भी आपको टर्म्स पता है केमिस्ट्री में, वो मोस्ट ऑफ द टर्म स्टेट फंक्शन होते हैं। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, एनर्जी, कोई भी एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। तो ये सारे के सारे टर्म कैसे स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है डेल्टा एक्स, इसका मतलब होगा x2 माइनस x1। तो ये आपके पास होता है स्टेट फंक्शन। अब पाथ फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन वो प्रॉपर्टी होता है जो पूरे पाथ पे डिपेंड करेगा। तो पाथ फंक्शन क्या होता है, ये आपका होता है डिपेंड्स ऑन कंप्लीट path by which it is taken from one state to other। तो ये पूरे के पूरे क्या होगा, आपके पाथ पे डिपेंड करेगा, और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर कभी भी स्मॉल चेंज आए, जैसे इसमें अगर स्मॉल चेंज आएगा तो स्मॉल चेंज के लिए आपको पता होगा कि इसको हम लोग बोलते हैं dx लिखेंगे, और लार्ज चेंज को लिखते हैं डेल्टा x। ये जो पाथ, ये स्टेट फंक्शन के लिए मैंने लिखा, ये जो पाथ फंक्शन है ये डिपेंड किस पे करता है, सिर्फ और मतलब ये पाथ फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, पूरे पाथ पे, और स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। अब इसको देखो क्या होगा, अगर यहाँ पे स्मॉल चेंज लिखना है तो स्मॉल चेंज यहाँ पे भी कैसे लिखा जाएगा, dx से। पर अगर आपको इसमें पूरा चेंज लिखना है तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, और ये जाएगा x1 से x2। तो यहाँ आपको इंटीग्रेशन का यूज करना है, और यहाँ पे आपको डेल्टा x नहीं लिखना है, ध्यान रखना है। डेल्टा सिंबल सिर्फ तब यूज होता है जब फाइनल और इनिशियल को माइनस करते हैं। पाथ फंक्शन के केस में आपको डेल्टा टर्म यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे स्मॉल चेंज के लिए dx, लार्ज चेंज के लिए इंटीग्रेशन x1 से x2 और dx, और ये होगा x का वैल्यू। पाथ फंक्शन के तीन ही एग्जांपल है जो आपके काम के हैं। तो कौन कौन से एग्जांपल, वो आपके पास वर्क, हीट एंड आपके पास हीट कैपेसिटी। तो ये तीनों के तीनों आपके पास हीट कैपेसिटी, या कोई भी हीट कैपेसिटी ले सकते हो, इवन टोटल हीट कैपेसिटी भी हो सकता है, मोलर हीट कैपेसिटी भी हो सकता है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हो सकता है। हीट कैपेसिटी आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आगे चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। तो वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी एक पाथ फंक्शन है। बाकी इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी आपको पता होगी नॉर्मली वो सारी की सारी होती है स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन के केस में याद रखना है कि हम लोग डेल्टा टर्म का यूज नहीं करते हैं, वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या होगा भाई कि ये जाएगा x1 से x2, और ये आपके पास होगा dx,
ये क्या होगा, आपके पास पाथ फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है।